नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक असत्य पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके हमको जानना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दी गई है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहला कथन दिया गया है, इस काल पे खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमुख स्थलों से मुख्य रूप से हल के टेराकोटा प्राप्त हुए हैं या जुते हुए खेतों की प्राप्ति हुई है कहीं ना कहीं, जिससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ पे हल का प्रयोग होता था खेती करने के लिए। दूसरा, इस काल में संपूर्ण सिंचाई क्या नहरों से ही की जाती थी। यहाँ पे संपूर्ण सिंचाई लिखा गया है, लेकिन ये कथन क्या है यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण रूप से सिंचाई के लिए एक विशेष नहर की आवश्यकता पड़ती है, जो हमको कुछ ही शहरों पे वहां पे दिखने को मिलता है वहां पे। तीसरा, मोहनजोदड़ो में बने हुए सूती कपड़ों के टुकड़े का अवशेष हमें मिलता है। हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से कपास की खेती के साक्ष्य मिला है और इसकी जानकारी मिलता है हमको सूती कपड़ा से, जो हमको सूती कपड़ा के रूप में वहां पे अवशेष के रूप में हमको प्राप्त होता है। इस संस्कृति में नगर निर्माण हेतु पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ये जो आपका सेकेंड नंबर का है कि संपूर्ण सिंचाई कि पूरे का पूरा मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या धौलावीरा या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो क्या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है क्या सिंचाई से होता था, ये कथन गलत हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आप नगर की विशेषता देखते हैं, नाली की व्यवस्था वहां पे मतलब सुदृढ़ थी कहीं ना कहीं, लेकिन नहर के लिए ऐसा कोई एकदम साक्ष्य नहीं मिला। धौलावीरा से हम देखते हैं कि वहां पे उन्नत जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशय का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हल का जो टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ मिला है। यहाँ के जितने भी मतलब भवन थे नगर, वो पक्के ईंटों से वहां पे निर्मित थे। आप इस प्रकार से देखते हैं कुएं का निर्माण हुआ है, यहाँ पे जितने भवन दिखाई दे रहे हो क्या है, पक्के हुए ईंटों से बना हुआ वहां पे। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन को देखें, 3 सही है, ये ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस धर्म सिद्धांत के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते हैं, अर्थात जो उपदेश दिए जाते हैं जैन धर्म में मेन, वो क्या कहलाते हैं, तीर्थंकर। ये सही है, क्योंकि हम देखते हैं जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24 हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24 तीर्थंकर में सबसे पहले नंबर के आते हैं कौन, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। 23वें नंबर के हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से पार्श्वनाथ, और 24वें नंबर के या वास्तविक संस्थापक जिसको बोलते हैं महावीर स्वामी है। ये टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। दूसरा, इस धर्म के संस्थापक क्या पार्श्वनाथ माने जाते हैं, ये गलत हो गया। मैंने अभी आपको बताया इस धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तब महावीर स्वामी है, ये वास्तविक है, ध्यान देंगे वहां पे। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत। वर्धमान या महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की क्या थी, बहन थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली पे। इनके बचपन का नाम वर्धमान रहता है, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता कौन है, त्रिशला। और यही जो माता त्रिशला है वो मुख्य रूप से चेतक जो लिच्छवी का क्या है, राजकुमार है, चेतक की क्या है, ये बहन होता है, ये ध्यान देना है। तो ये कथन क्या है, ये भी सही है। इन्होंने अगर देखिए इनके थोड़ा सा बेसिक जानकारी में, तो महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर देते हैं। गृह का त्याग करते हैं तो मुख्य रूप से ये पहुंचते हैं आपके जिम्भिका ग्राम और एक नदी होता है रीजुपालिका नदी। इस नदी के किनारे पे क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब ये जो वर्धमान जो है बचपन का नाम, यही वर्धमान से क्या कहलाते हैं, मुख्य रूप से महावीर स्वामी। या जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसमें मुख्य रूप से जैन धर्म में उनको बोलते हैं मुख्य रूप से तीर्थंकर या जीन शब्द से बोला जाता है, जीन, या कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति बोला जाता है उसी को। तो ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
तो कवि तीर्थंकर, जीन और कैवल्य किनसे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान देंगे। क्लियर। इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो मुख्य रूप से कहाँ था? राजगिरी में। जैसे कि हम बुद्ध को देखते हैं, गौतम बुद्ध को हम पढ़ते हैं सारनाथ को वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ क्या है? राजगिरी पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन, तो 1 सही है और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? ये सही हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर सही है, आपको ध्यान देंगे वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के संदर्भ में, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की बात करेगा, दक्षिण भारत में। तो विजयनगर साम्राज्य आप अगर पढ़ते हो, इस समय मध्यकाल पे दिल्ली पे शासन करने वाले कौन है? तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश के ही समकालीन होता है यहाँ पे कर्नाटक। कर्नाटक में इसका अवशेष कहाँ से मिलता है? हम्पी से। ये मुख्य रूप से कहाँ पे है? ये है तुंग और भद्रा नदी के किनारे, तुंग भद्रा नदी के किनारे पे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे 2 व्यक्ति का नाम आता है, 2 भाई हैं, हरिहर और एक है बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा ही अपने पिता के नाम पर, इनके पिता का नाम रहता है क्या? संगम। तो उनके ही नाम पर इस वंश की शुरुआत करते हैं, संगम वंश। और ये जो मुख्य रूप से क्षेत्र है कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी किनारे पे विजयनगर साम्राज्य, जिसके अवशेष अभी भी आपको हम्पी का रथ, जो आप 50 रुपए के नोट में देखते हो, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे विजयनगर में देखेंगे ध्यान से, एक वंश होता है कौन? संगम वंश। 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में क्या किया जाता है? इसकी स्थापना की जाती है। तो संस्थापक कौन हो गए? हरिहर और बुक्का, 2 भाई हैं। अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया, ये भी ध्यान रखेंगे। सालू वंश आता है इसके बाद, जिसके संस्थापक आप पढ़ते हो सालू नरसिंह, सालू नरसिंह। इसके बाद आते हैं तुलु वंश, जिसमें आप पढ़ते हो वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। इसके बाद आता है अरवेणु वंश, जिसमें आप पढ़ते हो तिरुमल। ये 4 वंश। तो विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले टोटल 4 वंश है। एक है आपका संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और एक अरवेणु वंश। तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? पहला ऑप्शन सही नहीं है, निकालना है। तुलु वंश के पश्चात अरवेणु वंश की स्थापना हुई थी क्या? मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे, तुलु वंश के बाद कौन सा वंश आया है? अरवेणु वंश। तो ये आपका क्या हो गया? ये पहला कथन सही हुआ। दूसरा, राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई थी। तो यहाँ पे हम विजयनगर साम्राज्य के अंत के रूप में देखते हैं कौन सा? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, जिसको मुख्य रूप से राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। 23 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और इसके उत्तर पे राज करने वाले बमनी साम्राज्य या कुछ छोटे छोटे क्या थे वहां पे क्षेत्र थे, जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन चारों का एक संघ था और विजयनगर क्या था? एक तरफ था। जिस समय राजा थे कौन? सदाशिव राय, तुलु वंश से खास तौर पे वहां पे। तो इसके मध्य क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। और एक नाम आता है सदाशिव राय के अलावा राम राय। माना जाता है कि राम राय के द्वारा जो मुस्लिम धर्म के जो पवित्र स्थल होता है उसे क्या किया जाती है? अवहेलना किया जाता है, तोड़ किया जाता है या तो नष्ट किया जाता है, जिसके विरोध में इसके उत्तर में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर एक संघ का निर्माण करते हैं और वो क्या करते हैं? विजयनगर के विरुद्ध क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, जो 1565 में घटित हुआ है, जिसको तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध के बाद विजयनगर क्या माना जाता है? समापन या तो अंत माना जाता है, विजयनगर का अंत। ये ध्यान देंगे आप लोग। तो ये जो कथन है दूसरे नंबर का, ये भी क्या है आपका? ये सही है, ये ध्यान देंगे। सी, विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति और रायों को नरपति कहकर संबोधित किया जाता था। हम देखे रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य वहां पे खास तौर पे अश्व का क्या किया जाता था? अरबों से व्यापार किया जाता था वहां पे, ठीक है। पुर्तगालियों से व्यापार किया जाता था, वहां पे साक्ष्य मिले मंदिर पे, ठीक है। यहाँ पे डी, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यद की रचना तमिल भाषा में की गई थी क्या? ये गलत है। अमुक्त माल्यद की जो भाषा है वो है तेलुगु भाषा है, वो तेलुगु भाषा में, तमिल भाषा में नहीं, ये ध्यान देंगे, है ना। आप जानते होंगे कृष्णदेव राय, इनके शासनकाल में अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज इनके शासनकाल में इनको बोला जाता था। मुख्य रूप से आप जानते होंगे अष्टदिग्गज के अलावा इनका नाम पड़ा था आंध्र भोज,
आंध्र पितामह, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, ऐसा करके नाम पड़ा है इनका कृष्णदेव राय। इनके ही शासनकाल में प्रमुख रचना अगर देखेंगे आमुक्तमाल्य जो कि तेलुगु भाषा में, इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं जैसे कि उषा परिणय, उषा परिणय, जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में है। ये किसकी रचना, ये भी कृष्णदेव राय का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे तमिल भाषा बोलेगी तो ये क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर होगा। इसके अलावा कुछ कुछ फैक्ट बता दिया हूं, उसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। ये अंडरलाइन करेंगे हमेशा, जब कभी भी आपको नहीं है या तो असत्य कथन करके पूछा जाएगा तब। देखते हैं पहला, बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ये जो बराबर की पहाड़ी है मुख्य रूप से बिहार राज्य में है और ये सम्राट अशोक के शासनकाल का है। सम्राट अशोक की 4 गुफाएं हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, एक मुख्य रूप से लोमस ऋषि आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम, एक पढ़ते हैं कर्ण चौपर, और एक हम पढ़ते हैं सुदामा झोपड़ी, सुदामा झोपड़ी। तो ये मुख्य रूप से 4 जो पहाड़ी है वो मौर्यकालीन का है, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं। ये भी सही है, अशोक के अभिलेख जानकारी है वहां से। ये अभिलेख गुफाओं को अजिकाओं को समर्पित किया गया था। तो सम्राट अशोक ने ये जो गुफा है मुख्य रूप से बराबर की पहाड़ी, एक आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, जो इनके पिताश्री जो बिंदुसार थे वो क्या कर रहे थे, इसका अनुयायी था बिंदुसार। तो इसी आजीवक संप्रदाय को दे दिया गया था मुख्य रूप से दान स्वरूप। तो वहां पे ध्यान रखेंगे, हालांकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे, लेकिन वो कौन से संप्रदाय को दिए थे, तो वो आजीवक संप्रदाय को दिए थे ये 4 गुफाओं को। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं क्या। देखो अशोक का जो शासनकाल आप पढ़ते हो मुख्य रूप से, जैसे कि आप 261 ईसा पूर्व आप जानते होंगे कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध ये तो अगर याद रहा होगा तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन शासनकाल की बात करें तो मुख्य 272 से 232 ईसा पूर्व में क्या होता है, इनका शासनकाल होता है। तो ये तो कौन से 3री शताब्दी ईसा पूर्व है कहीं ना कहीं, यहाँ पे क्या दिया गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो ये आंसर क्या है आपका, ये गलत। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे आप उसको। तो ये आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है बराबर की पहाड़ी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, कि इस पहाड़ी को काट कर किस प्रकार से नक्काशी की गई है। ये आंतरिक सतह है, इस आंतरिक सतह पे पूरा आप देख सकते हैं उसका जो छत है किस प्रकार से प्लेन है। इसी दीवारों पे कहीं कहीं क्या है, सम्राट अशोक के अभिलेख भी मतलब जानकारी मिलता है वहां पे, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से अगर देखा जाए सब कारणों को, तो हम एक पढ़ते हैं 1905 बंगाल विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, और इसका लागू कब हुआ था, ये 16 अक्टूबर 1905। जिसके बाद इसी दिन से मुख्य रूप से हम एक मनाते हैं राखी दिवस, राखी दिवस के रूप में। और इसी दिन वंदे मातरम गीत गाई गई थी, वंदे मातरम गीत इसी दिन पे वहां पे, ठीक है, बंगाल वाले क्षेत्र में। तो हम अगर देखें जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इसको लॉर्ड कर्जन जो है प्रशासनिक असुविधा के अनुसार एक पूर्वी बंगाल और इसको पश्चिमी बंगाल के आधार पर विभाजन कर देते। लेकिन अगर देखें यहाँ पे मुख्य रूप से मुस्लिम और हिंदू के आधार पर क्या किया जाता था, या तो सांप्रदायिक आधार पर इसका विभाजन किया जाता था, जिसका विरोध किया गया। तब इसी के कारण मुख्य रूप से 1905-6 में एक चालू होता है जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इस स्वदेशी आंदोलन में क्या करना था, मुख्य रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया मुख्यतः, मेन तो यही था। इसके अलावा लोग अपने अपने स्तर पर, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि धोबी लोग क्या किए थे, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनके कपड़े धोने से मना कर दिया गया था। पंडित जो होते थे ब्राह्मण, वो विदेशी जो मिश्री आता था शक्कर का प्रयोग करना बंद कर दिया था। महिलाएं जो है विदेशी चूड़ियों या वस्त्रों का त्याग कर दिए थे कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से सब अपने अपने स्तर पर क्या किए थे, स्वदेशी आंदोलन को संचालित किए थे। लेकिन ये जो स्वदेशी आंदोलन है इस बंगाल से अलग अलग क्षेत्र में, पंजाब पे, बंबई पे, मद्रास पे। जैसे पंजाब की बात करें, आप 3 नाम सुने होंगे, लाल बाल पाल, लाल बाल और एक पाल।
तो लाला लाजपत राय कहाँ पे थे? मुख्य रूप से पंजाब में थे। बाल गंगाधर तिलक बंबई प्रांत में। और पाल कौन थे? विपिन चंद्र पाल, जो कि कहाँ थे? बंगाल पे। और इनके साथी कौन थे? अरविंद घोष, अरविंद घोष। इसके साथ साथ मद्रास की बात करें अगर, मद्रास में तो चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर थे यहाँ पे मद्रास प्रांत में। इसके अलावा जो दिल्ली था, दिल्ली पे भी कौन थे? सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। तो इन लोग क्या किए थे? इस बंगाल को, स्वदेशी आंदोलन को भारत के अलग अलग क्षेत्रों तक क्या किए थे? पहुंचाए थे, ताकि उसका विरोध अच्छे से किया जा सके। तो ध्यान रखें क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तरफ स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कर दिया गया है और एक तरफ उसके स्थान। बाल गंगाधर तिलक बंबई में मैंने बताया, ये सही है। अजीत सिंह पंजाब में थे, साथ साथ यहीं पे बताया मैं लाला लाजपत राय लाल बाल पाल पे। सैयद हैदर रजा क्या जम्मू कश्मीर में थे? नहीं, ये कहाँ पे थे? वो दिल्ली पे थे, ये ध्यान रखेंगे। चिदम्बरम पिल्ले बताया मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रांत में, उनके साथ सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 क्या है यहाँ पे? सुमेलित। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? ये सही हो जाता है। क्लियर हुआ ये? और ये जो बंगाल विभाजन है इसका रद्द भी हो जाता है। बंगाल विभाजन रद्द होता है कब? 1911 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और आगमन किनका होता है? जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम जब आते हैं यहीं पे, तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होते हैं। निर्णय क्या लेते हैं? पहला तो रद्द किया गया, फिर क्या किया? बंगाल को 3 प्रांत में, एक बंगाल, उड़ीसा और एक बिहार, 3 प्रांत बना दिया गया। और राजधानी परिवर्तन यहाँ पे डिसीजन लिया गया, जो कलकत्ता है राजधानी से क्या किया जाएगा? दिल्ली किया जाएगा। तो दिल्ली 1912 से क्या है आपका? ये राजधानी है, ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन कब घोषणा हुई? 20 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। विरोध के रूप में क्या चालू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन पूरे भारत में फैल चुकी थी। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? 1911 में जब जॉर्ज पंचम का आगमन होता है दिल्ली दरबार में, तो क्या करते हैं? इसको रद्द कर देते हैं। 3 निर्णय लेंगे, पहला तो बंगाल विभाजन रद्द करेंगे, दूसरा बंगाल, उड़ीसा और बिहार को 3 प्रांत में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो राजधानी होता है दिल्ली को बना दिया जाता है। घोषणा की जाती है कि कलकत्ता के स्थान पर क्या होगा? दिल्ली होगा वहां पे। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई थी, बिल्कुल सही बात है ये। जैसे हम देखेंगे भारत का जो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, भारत का उत्तर पश्चिम, ये वाला क्षेत्र सिंध प्रांत और ये पंजाब प्रांत, ये वाला हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है यहीं पे क्या हुआ था? परिपक्व हुआ था, सही है। वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली, ये भी सही है। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे कि दक्षिण को इसका विस्तार होता है ये वाले क्षेत्र में, और पूर्व की ओर जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, और ये आपका गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये सब है, राखीगढ़ी, रोपड़, ये सब क्या है? तो पूर्व की ओर गया कि नहीं गया? यहाँ पे वो दक्षिण की ओर भी गई और पूर्व की ओर, ये भी सही है आपका। वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। तो हम देखें इनके समकालीन मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता उनसे भी बहुत बड़ा वृहद क्षेत्र में है। हम देखते हैं जो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है वो त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? यहाँ पे डी, 1, 2, 3 तीनों सही वहां पे सिद्ध होते हैं वहां पे। क्लियर? आप मैप देख सकते हो किस प्रकार से, ये भारत का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा क्या है? मोहनजो हड़प्पा, यहीं पे परिपक्व हुआ, इसके दक्षिण की ओर फैली और इसके पूर्व की ओर फैली। तो ये क्या हो जाता है आपका? सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से जैन धर्म का है। जैन मतावलंबी या जो जैन थे मुख्य रूप से वो महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। जो टोटल 24 तीर्थंकर बताया हूं, तो 24वां कौन थे? महावीर स्वामी थे कि नहीं थे? तो इससे पूर्व में कितने थे? 23 थे ना टोटल, सही है ये। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, मैं एक्सप्लेन किया हूँ, 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर के निकटतम या उत्तरवर्ती ऋषभदेव थे क्या? ऋषभदेव तो प्रथम थे, बहुत डिफरेंट है। ऋषभदेव कौन से है? फर्स्ट नंबर के, और ये कौन से है? अंतिम नंबर के। निकटवर्ती हुए क्या? नहीं। तो ये क्या होता है आपका? ये गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे? ये सही होगा।
आंसर क्या होगा आपका ए होगा, ध्यान रखेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उनका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष था। तो हम देखें अगर दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं सबसे पहला ऐबक वंश, दूसरा पढ़ते हैं हम खिलजी वंश, दूसरा आपका खिलजी वंश, तीसरा हम पढ़ते हैं तुगलक वंश, और चौथा हम पढ़ते हैं सैयद वंश, और पांचवा हम पढ़ते हैं लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत का है। तो ये जो आपका मुख्य जो तुगलक वंश है क्या, चरमोत्कर्ष पे था, क्योंकि खिलजी वंश में आप पढ़ते हो अलाउद्दीन खिलजी जो क्या किया था, सबसे ज्यादा क्या किया था, दिल्ली का विस्तार किया था वहां पे। उसके बाद जो तुगलक वंश आया तो क्या किया, ये चरमोत्कर्ष पे था कहीं ना कहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये क्या हो जाता है आपका ये सही। उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहां विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का उदय हुआ। अभी मैंने बताया कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो तुगलक वंश के समकालीन है, 1336 में बताया हूं। और ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, इनका शासनकाल है 1325 से 1351। तो 1336 आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन सा साम्राज्य बसता है, विजयनगर साम्राज्य। तो क्लियर हो गया। सिंध में तुर्की गुलाम तागी के खिलाफ क्या करता है, ये युद्ध करता है, और ठट्ठा नामक जगह पे क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन जो दिया है इसी के आधारित है, समझना। सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु होती है, ये भी सही है। अब ऐसा नहीं बोलो कि युद्ध में मारा गया, कुछ रीजन था, मतलब माना जाता है उनको कोई हेल्थ इशू था, बीमारी था, जिसके बाद क्या हो जाती है, ठट्ठा नामक जगह में क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, ये सही। क्लियर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करता है, सही है। वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर बन के आते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, 1781 में एक मुख्य रूप से मदरसा का निर्माण करते हैं। कारण क्या है, मुस्लिम जो है भारत में कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। क्या यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या मुस्लिम जो है भारत के जो मुस्लिम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या समर्थन देते थे, क्या ऐसा बोला गया। एक कारण क्या है, बिल्कुल भी ये गलत है। इस समय मुस्लिम वर्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोधी भी था वहां पे। तो ऑप्शन नंबर 1 बस सही, मतलब कथन सही है कि गलत। ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत हो जाता है। सी क्या है आपका, ये सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं कौन कौन सा कथन है। पहला कथन है आपका, अष्टाध्यायी की रचना पतंजलि के द्वारा किया गया था, क्या नहीं। ये जो अष्टाध्यायी है ये पाणिनि की रचना है। पाणिनि कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, आप पढ़ते हो। और पतंजलि की जो रचना है वो मुख्य रूप से आपका महाभाष्य। तो ये पहला गलत हो गया, ठीक है। तोलक्कापियम तेलुगु भाषा का एक व्याकरण की रचना है। व्याकरण तो सही है लेकिन तेलुगु भाषा में नहीं है, ये तमिल भाषा में है। देखो तेलुगु और तमिल दो भाषा अलग अलग होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे वहां पे आमुक्तमाल्यद में आया था, उसको तमिल बोल दिया गया था लेकिन वो तेलुगु था। यहाँ तेलुगु बोला गया लेकिन ये कौन सी भाषा में, ये तमिल भाषा में है। ये गलत हो गई ना दोनों। गाथा सप्तशती एक प्राकृत रचना है, बिल्कुल सही है। आप सातवाहन वंश जब पढ़ते हो, सातवाहन वंश का एक राजा होता है हॉल, इनके द्वारा एक बुक की रचना की जाती है, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती, और ये कौन सी भाषा में होती है, प्राकृत भाषा में होती है। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 क्या है यहाँ पे सही होता है। तो तीनों चीजें ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है संस्कृत भाषा में। पतंजलि की रचना क्या है, तो आपका महाभाष्य है। और तोलक्कापियम व्याकरण ग्रंथ है। आप जब पढ़ते हो संगम काल, तो संगम काल में आप पढ़ते हो मुख्य तोलक्कापियम मुख्य से, तो कौन सी भाषा में, वो तमिल भाषा में। ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रह्म समाज के बहुत प्रभावित था, सही था, क्योंकि ब्रह्म समाज में एक आप पढ़ते हो केशव चंद्र सेन। हालांकि प्रार्थना समाज के संस्थापक में आप पढ़ते हो राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये पढ़ लेते हो आप लोग मुख्य रूप से। लेकिन केशव चंद्र सेन जब 1867 में 65 विभाजन होता है, तो केशव चंद्र सेन क्या होते हैं, मुख्य रूप से भारतीय ब्रह्म समाज में क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं।
ब्रह्म समाज के संस्थापक बोलेंगे तो राजा राम मोहन राय ही होगा। जब विभाजन होता है 1865 में तो एक बनता है भारतीय ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज बनता है जिसमें आप पढ़ते हो देवेंद्रनाथ टैगोर को वहां पे, लेकिन ये 65 में निर्मित हुआ है। अब इसी से प्रभावित होकर 1867 में मुख्य रूप से महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे, ये नाम रहता है मुख्य रूप से, और इन्हीं लोगों के द्वारा क्या बनाया जाता है, एक प्रार्थना समाज का निर्माण किया जाता है वहां पे। तो ध्यान देंगे 1867 में महादेव गोविंद रनाडे वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये सही है। इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया, अर्थात एकेश्वरवाद को बोला जा रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्म समाज के उद्देश्य में एकेश्वरवाद को क्या किया गया है, माना गया मुख्य रूप से। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया, ये भी सही है, दक्षिण भारत में इनका ही नाम आता है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, ये सही आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में, फिर से आगे हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा गया। अब पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। आप देखते हैं कि मुख्य रूप से मोहनजोदाड़ो से जो 3 मुख वाले जो व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके उनके मुख के चारों ओर 4 क्या है, मतलब पशु के क्या चित्र अंकित किए गए हैं, जिसके वजह से उनको पशुपतिनाथ की संज्ञा दी गई। जैसे इमेज में देखिए आप, 3 मुख वाले हैं, सिंह का क्या पहने, मुकुट पहने, इसके चारों ओर देखो यहाँ पे ये भैंस है, गेंडा है, बाघ है और हाथी है। 4 क्या है प्रमुख वहां पे जानवर है। नीचे में भी आपको दिख रहे हैं हिरण वगैरह। तो आप अगर देखेंगे भारतीय संस्कृति में जो पशुओं के देवता होते कौन है, पशुपतिनाथ। तो इसके वजह से क्या बोला गया है, पशुपतिनाथ। तो ये कथन सही हो गया। इस काल के लोग कांसा का निर्माण विधि जानते थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को एक नाम से जाना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले तांबा और टीन, इनके मिश्रण से क्या बनता है आपका, कांस्य बनता है। तो भाई उनके बारे में जान रहे थे, तभी तो निर्माण किया गया। क्योंकि आप देखते हो मोहनजोदाड़ो से एक नृत्य करते हुई नर्तिका की मूर्ति प्राप्त हुई है, और किसका है वो, कांसे का है। ये जो मूर्ति है, एक स्त्री की मूर्ति जो नित्य मुद्रा में है, ठीक है, उसकी मूर्ति प्राप्त होती है। सही हो गया। यह संस्कृति अश्व केंद्रित था। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां से वृहद मात्रा में अश्वों के साक्ष्य मिले, मतलब घोड़ा के साक्ष्य। आप सूर्यकोटड़ा नामक एक जगह पढ़ते हो जहां पे उनके अंश मिलते हैं कहीं ना कहीं वहां पे घोड़े का। तो हम बोल नहीं सकते कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता एकदम अश्व केंद्रित था, या सेना पे उसका प्रयोग किया जाता था, या रथ मिलता था, या उनका व्यापार में प्रयोग होता था, ऐसा कहीं नहीं मिला है। तो ये कथन क्या है आपका, ये गलत। तो 1 और 2 क्या है आपका यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, ये सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में धार्मिक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत की बात किए जा रहे हैं। तो वैष्णव संप्रदाय नैनार संतों ने फैलाया था। हम देखते हैं 6वीं से 7वीं सदी की बात है ये, 6वीं से 7वीं सदी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जब होती है यहाँ पे, ठीक है, खासतौर पे शंकराचार्य का नाम आप पढ़ते होंगे वहां पे उस समय, ठीक है। तो आप एक वैष्णव संप्रदाय क्या नैनार से था, नहीं, नैनार संत मुख्य रूप से शैव धर्म वाले हैं, शैव धर्म के नैनार। शैव संप्रदाय के अलवार के थे क्या, अलवार मुख्य रूप से वैष्णव धर्म वाले हैं। ये कौन से हैं, ये वैष्णव धर्म। तो ये दोनों क्या हो गए आपका, ये गलत हो गया, अपोजिट लिखा है वहां पे। तीसरा, दक्षिण भारत में मंदिरों को भूमि अनुदान करने की प्रथा थी, ये बिल्कुल सही है। 7वीं सदी में, 7वीं सदी में भूमि दान करने की परंपरा थी वहां पे दक्षिण भारत में खास तौर पे, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो केवल 3 क्या होता है यहाँ पे, सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। एग्जाम में कभी कभी रचना कोई पूछा जाता है, जैसे कि अष्टाध्यायी का पूछा गया, पतंजलि का पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे गीत गोविंद, तो ये जो गीत गोविंद के रचनाकार है मुख्य रूप से जयदेव है। और जयदेव कौन थे, लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल पे एक सेन वंश था, बंगाल पे सेन वंश, और इसी लक्ष्मण सेन के दरबार में था ये। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार वहां पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त शासक देखते हैं। इलाहाबाद का प्रशासनिक अभिलेख या प्रशस्ति, इलाहाबाद कहने का अर्थ है प्रयाग और प्रशंसात्मक का अर्थ है प्रशस्ति। तो यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति की बात किया जा रहा है। स्कंद गुप्त के विजयों का वर्णन है क्या, बिल्कुल गलत है ये। प्रयाग प्रशस्ति मुख्य रूप से समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त, ठीक है।
दूसरा, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ खुदे अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश में, जिसको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हो, इन्हीं को उपाधि क्या है इनकी, विक्रमादित्य, इनका ही क्या है, बिल्कुल ये भी सही है। जैसे कि आप इमेज देखेंगे यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर का आपका लौह स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। किसके समक्ष दिखाई दे रहा है, कुतुब मीनार के जस्ट सामने, प्रांगण पे है, वही दिल्ली पे है ये जो आपका प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ है, इसमें उल्लेखित जो ये शब्द लिखा गया है, ये किसका है, समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन मिलता है वहां पे। प्रयाग प्रशस्ति आपको पता होगा, हरिसेन की लिखित में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला गलत है, दूसरा क्या है आपका, ये सही है, तो केवल 2 क्या हो जाता है यहाँ पे, ये सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत या हम इसी को पढ़ते हैं हड़प नीति। हड़प नीति किनके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के शासनकाल में आया था, ठीक है। देखते हैं, इस फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा पेश किया गया था, क्या गलत है, ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार के समस्याओं से संबंधित था, बिल्कुल सही है। जब किसी राज्य में किसी राजा का उत्तराधिकार नहीं होता था तो उसके क्षेत्र को अपने अंदर शामिल कर लिया जाता था। जैसे कि आप झांसी को जानते होंगे, सतारा को, जयपुर है, वहां पे उदयपुर है, ऐसे काफी सारे क्षेत्र थे राजवंश, जिसको क्या किया गया, उनके उत्तराधिकारी नहीं होने पर उसके राज्य को क्या अपने अंदर शामिल किया गया था। इसने भारतीय शासकों के असंतोष वृद्धि की और 57 की क्रांति का स्वरूप ले लिया गया। आपको पता होगा 57 की क्रांति में झांसी की रानी भी भाग लिए थे, मुख्य रूप से सतारा से कई लोग ऐसे क्या किए थे, भाग लिए थे 57 की क्रांति में, क्योंकि एक कारण था, कहीं ना कहीं इसको क्या किया गया था, उनके वंशज को एक्सेप्ट न किया गया था, जो गोद लिए थे, तो उसके विरोध में वहां पे लड़ाई लड़ी गई थी। तो हम अगर इसमें देखें तो हड़प नीति के तहत सतारा 1848 में, जयपुर 49 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 पे, नागपुर 1854 में। तो ऐसा क्या है क्रम, आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विचार करना है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे डी, ये क्या है आपका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। यहाँ पे क्रांतिकारी जो घटना घटी थी, क्रांतिकारी घटना का प्रथम चरण और द्वितीय चरण हम पढ़ते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि किस प्रकार से वहां पे लोगों के द्वारा ब्रिटिश संचार तंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। तो पहला, मदन लाल ढींगरा ने 1904 में नासिक में मित्र मेला संस्था नामक का आरंभ किया था, क्या गलत है। इसमें मुख्य रूप से नाम आता है किसका, वीडी सावरकर जी का। दूसरा, वीडी सावरकर ने मैजेनी के तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था, क्या ये भी सही है, वीडी सावरकर द्वारा। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, क्या ये भी सही है। और ये सब क्या है, ब्रिटिश संचार तंत्र को विफल करने के लिए क्रांतिकारी घटनाएं हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन देखेंगे बी क्या होता है आपका, ये सही होता है। तो ये जो जितने प्रश्न मैं कराया हूँ सीजीपीएससी प्री, खास तो प्री के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार से कूट में क्या है आजकल प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए निरंतर वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।